रविशंकर जी, जो देश भर की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं तस्वीरें, आज क्या समझ पा रहे हैं आप किसान आंदोलन की बाबत? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, किसानों के कंधे से हमारे विरोधी दल के लोग गोली चला रहे हैं। और मैं क्या कहूं, ये जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, जो बार बार चुनाव हारते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर निगम हो, और जिस बंगाल की बात अभी आप सुना रही थी, वहां भी हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी 2 हो गई हैदराबाद में, बिहार में क्या हाल हुआ आपको पता है। अब जो बात मैं कल से कह रहा हूं श्वेता जी, विरोध के लिए विरोध, आपका कोई वजूद बचा नहीं, कोई जमीन बची नहीं, तो अब किसान आंदोलन आया तो उसमें आप कूद गए। कभी 3 तलाक का विरोध करते हैं, कभी शाहीन बाग के पक्ष पे खड़े हो जाते हैं, कभी सीए का विरोध करते हैं, राफेल डील का विरोध करते हैं। और देखिए, मैंने कल विस्तार से बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पूरे मंडी एक्ट को रिपील करेंगे। शरद पवार ने पत्र लिखा था मंत्री के रूप में कि अगर आप मंडी के चंगुल से किसानों को मुक्त करने के लिए सुधार नहीं करेंगे तो हम केंद्र से वित्तीय सहायता आपको बंद कर देंगे। तो वो इस तरफ जा रहे हैं। बाकी सब प्रदेशों में ये काम हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव और अमलीकरण हर प्रदेश में हुआ है, जहां कांग्रेस है, भाजपा है, बीजेडी है, डीएमके है। नहीं रविशंकर जी, विरोध के लिए विरोध की का जो तर्क है वो राजनेताओं पर, राजनीति पर, इस पर जरूर फिट आ सकता है, अलग अलग पार्टियों पर जरूर फिट आ सकता है, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि जो इस समय जो किसान आंदोलित हो रखे हैं, जो मांग कर रहे हैं, ये मांगे कोई नई नहीं है। अगर वो एमएसपी को लेकर जो बातें करते हैं, तो आप ये भी नहीं समझ रहे हैं कि कम से कम कुछ जो है, कुछ हिस्सा तो विरोध का जो है वो स्वाभाविक है और उसको एड्रेस करना है सरकार को। आपने बिल्कुल सही कहा। किसानों से हमारी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? 5 राउंड की बात हुई है, नहीं हुई है? 2 वरिष्ठ मंत्री पदाधिकारी उनके साथ 5-6 घंटे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप सही कह रही हैं। आपने एमएसपी का आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मंत्री जी हमारे तोमर जी ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा, हम लोगों ने कई बार कहा है, और भी चाहिए, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन आज मैं क्योंकि आप फील्ड में हैं, तो मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूं कि नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350 लाख टन खरीदा गया है, उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए, हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। तो अभी जब ये कानून के बाद भी आप जमीनी हकीकत देखिए कि कितना धान खरीदा गया, एमएसपी कितना दिया गया, तो ये तो हो रहा है। हमारे काम को देखना चाहिए, हम उनको और समझाने की बात उन तक पहुंचे क्यों नहीं? देखिए, अगर सीधे सीधे तौर पर इतना सरल मामला है, स्पष्ट मामला है, तो ये चीज समझने में नहीं आती है कि आखिर फिर इतना आंदोलन क्यों, इतना अग्रेशन क्यों, इतनी आक्रामकता क्यों है? देखिए, उसमें मैं 2 ही बात कहूंगा। एक, आक्रामकता मूल रूप से एक प्रदेश से है, आप भी समझती हैं, उसका नाम मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिहार में तो मंडी नियम 2006 में समाप्त हो गया था, कई प्रदेशों में बाकी जगह खत्म हो गया। आज आप देखिए कि नए नए किसान नई नई फसल उगा रहे हैं। आप जरा चली जाइए बुलंदशहर के आसपास, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी गाजर उगवाती है और लाखों रुपए कमाते हैं पर एकड़ किसान वहां पर। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि नए नए किसान एमबीए कर करके शिमला मिर्चा उगा रहे हैं, कैश वेजिटेबल उगा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हम मंडी समाप्त करना नहीं चाहते, आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हम मंडी के चंगुल से किसानों को एक अवसर देते हैं कि आओ भाई, तुम्हारे लिए यह भी अवसर है। और देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बात कहूं, आईटी विभाग देखने के कारण हम लोगों ने एक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया हुआ है, डिजिटल। 21 प्रदेशों के लगभग 21,000 मंडियां उस पर रजिस्टर हो गई हैं। 1.5 करोड़ किसान रजिस्टर हुए हैं और मालूम है 1.25 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने व्यापार किया है अपने फसलों का। तो ये कानून सिर्फ किसानों के लिए अवसर देता है, बिचौलियों, आढ़तियों। अगर हम इस बात को मान भी लें कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है,
कि आपको लग रहा है कि वो गलत समझा दिया गया, गलत बहका दिया गया, उकसा दिया गया, तो फिर उस नैरेटिव की युद्ध में आप लोगों के पास भी तो मौका था ना। कानून आप ही लोगों ने बनाया था। क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर उतना विमर्श नहीं हुआ? क्या लगता है आपको जमीनी स्तर पर उतने लोगों को समझाया नहीं गया? आप अपनी बात को रखने में नाकाम रहे। देखिए, आपको मैं इतना बता दूं, मैंने ये सवाल मुझसे कल पूछा गया था मेरी प्रेस में, और लगभग जितने डिजिटल बातचीत हुई थी पदाधिकारियों के साथ, 90 लाख लोग चर्चा में आए थे 6 महीने में, क्योंकि कोरोना के कारण तो फिजिकल मीटिंग हो नहीं सकती थी, तो सब हमने गिनती से दिया था। बाद में सेक्रेटरी मिले, मंत्री मिले, 5 राउंड की बैठक हुई है, संसद में भी व्यापक चर्चा हुई थी, और सबसे तो आश्चर्य, संसद में जो समर्थन किए हैं वो भी कूद गए मैदान में। मुलायम सिंह यादव जी ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा है कि किसानों को चंगुल से मुक्त करना चाहिए, मंडी के चंगुल से। उनके पुत्र धरने पर बैठ रहे हैं। सवाल ये है, किसानों से हमारी बातचीत चल रही है, हम जरूर करेंगे, लेकिन कुछ लोग जिनकी समस्या वो है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का जो भी अवसर मिले खड़े हो जाओ, ये ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और हमारी सरकार लोकप्रिय है, हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय है। कोई ऐसा नहीं है रविशंकर जी जो किसानों के साथ न हो। सब रोटी खाते हैं, सबका पेट भरता है उन्हीं के उगाए हुए अन्न से, इसीलिए अन्नदाता कहते हैं, और मन में श्रद्धा से उस बात का समर्थन भी करते हैं। लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कैसे निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अगर इतने दौर की बातचीत में किसान अपनी तरफ से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लीजिए, सरकार अपनी तरफ से इस बात को लेकर स्पष्ट है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप समझाने की बात करते हैं, वो आपको समझाने की बात करते हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कैसे? कब तक दिल्ली इस तरीके से घिरी रहेगी? पहले मैं आपको एक बात बता दूं श्वेता जी, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हमारी सरकार किसान अन्नदाता के प्रति समर्पित सरकार है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है, और हम वो करके दिखा रहे हैं। देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में किसने दिया है? हमने दिया है ना। सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, साल में 6,000 रुपया बीज खरीदने के लिए, बाकी के लिए किसान, बाकी मानधन योजना है, जो फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाएं तो हमने जमीन पर लाई है कि नहीं लाई है, मुझे बताइए आप। हम सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। लेकिन आपने सही कहा, अन्नदाता से हम बातचीत करेंगे, बार बार कहेंगे कि ये सारा कुछ उनके ही हित में है। और देखिए, आज मुझे आप एक बात का अवसर दीजिए बोलने के लिए। हमारे एक कॉमन सर्विस सेंटर है हमारे आईटी विभाग का, देश में 4 लाख ले गया हूं। मालूम है आज वो डिजिटल तरीके से क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल था, जिसे आप अनानास कहती हैं, वहां के किसानों को 5 रुपया मिलता था। हमने डिजिटल मार्केट खोला तो आज मुंबई और दिल्ली में 15 रुपया किलो वही अनानास बिक रहा है। किसानों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस कोरोना में बिहार से मुजफ्फरपुर की लीची हमने लंदन पहुंचवाई इसी के माध्यम से। ये नए अवसर मिलने चाहिए किसानों के लिए। आपने सही कहा कि अगर संवाद और करने की जरूरत जरूर करेंगे, हम उनको समझाएंगे, और मुझे मालूम है देश का किसान समझेगा। वो चर्चा होने दीजिए। चर्चा पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे 2 मंत्री, एक जो आरोप रविशंकर जी सरकार पर लग रहा है, एक आरोप जो लग रहा है वो ये कि अगर जो विरोधी पार्टियां हैं वो अगर किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहती हैं तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन जुबानों को बंद करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें उनके घर में नजरबंद रखा गया है। जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में उनके घर को घेर लिया है पुलिस वालों ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, उन्हें उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे जो सरकार पर सीधा आरोप लग रहा है? ये क्या तर्क है इसका? श्वेता जी, अखिलेश यादव की आवाज हम नहीं दबाते हैं। अखिलेश यादव की आवाज उत्तर प्रदेश की जनता ने दबा दी है, तो हम क्या करें? बुरी तरह से हारे विधानसभा में, लोकसभा में सफाया हो गया, तो ये आप आरोप गलत है। हां, वो मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र, अरविंद केजरीवाल तो जीते हुए हैं ना। हर को विरोध, नहीं, एक मिनट, हर को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अव्यवस्था फैलाने का नहीं। अब मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहूं? 23 नवंबर को उनकी सरकार दिल्ली में इन कानूनों को नोटिफाई करने का गजट प्रकाशित करती है, इसी 23 नवंबर को। अब आज विरोध कर रहे हैं, तो क्षमा करें, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से काम करिए। अव्यवस्था तो का स्थान तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये काम पुलिस करेगी ना, उसमें तो देश का कानून मंत्री कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कहां शांति भंग की आवश्यकता है श्वेता जी, उसमें क्या हो सकता है? तो शांति व्यवस्था भी तो जरूरी है ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा।
रविशंकर जी, मैं ये सवाल आपसे, जो अंतिम सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये समूचे देश की ओर से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली को हमने पिछले साल इसी समय पर देखा था कि किस तरीके से जब सीएए के कानून थे, दिल्ली ही नहीं और भी शहरों में वो हो रहा था, और कोरोना का लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब जाकर वो मामला पूरा खत्म हुआ था। आज सब ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि आप इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ पाएंगे, आप किसानों को समझा पाएंगे, या उनकी बातों को मानकर या फिर अपनी बातों को समझाकर, लेकिन सामान्य होगा जीवन जल्दी। देखिए, आप देश से सवाल पूछ रही हैं तो थोड़ा मैं आपसे अनुमति चाह के थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूं। किसानों के लिए जो भी जरूरी करना होगा हम करेंगे, हमेशा करेंगे, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। और वो किसान के लोग नेताओं को नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए, फिर भी वजह अलग बात है। लेकिन ये मुझे बताइए, क्योंकि आपने बताई शाहीन बाग की याद दिलाई, बाकी याद दिलाई, कोरोना की, अब ये बताइए कि कुछ लोग आकर के दिल्ली में 550,000 या 10,000 लोग आके घेर लेंगे, क्या बिल्कुल सरकार पंगु हो जाएगी क्या? मुझे ये बताइए। देश तो ऐसे नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र का तकाजा है श्वेता कि आइए, आप चुनाव में आइए, मैदान में आइए, आप हार गए शांत होइए, जीत गए राज करिए, हरा दीजिए किसी को। लेकिन हम अनिश्चित काल के लिए देश की राजधानी को घेरे रहेंगे। या तो मेरी बात सुनो, नहीं तो हम घेरे रहेंगे। तो देश तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हम बातचीत करेंगे तो इसका मतलब हमारे जो सरल किसान हैं, भोले किसान हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और मुझे मालूम है कि वो मोदी जी के प्रति स्नेह भी करते हैं। लेकिन कौन सी ताकतें हैं कि घेरे रहो जब तक नहीं होता है? यही शाहीन बाग में हुआ था ना। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने ये सवाल देश से पूछा, देश की तरफ से पूछा था, तो इसका रास्ता निकलेगा, हम जरूर रास्ता निकालेंगे। लेकिन हां, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल हम दिल्ली को पैरालाइज करके अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये सोच ठीक नहीं है। लेकिन रविशंकर जी, अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को एक पक्ष को खिलाफ बोला जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर जयपुर में आरोप लग रहे हैं कि वहां से पत्थर चलाए गए, इसी वजह से टकराव हुई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ये आरोप वहां से आ रहे हैं। दूसरी चीज की जो बंगाल की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल बंद का आह्वान किए हुए है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बातचीत से ही रास्ता निकल रहा है। विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से भी वहां पर तो जरूर हो रहा है जहां पर आपकी सरकार नहीं है। देखिए, मैंने बंद का विरोध किया क्या? मैंने तो अभी आपने एक सवाल किया कि दिल्ली को घेर कर लोग बैठे हुए हैं, उसके संदर्भ में मैंने जवाब दिया। ये नई बात हो गई ना। हम लोग तो जेपी मूवमेंट के समय के एक्टिविस्ट हैं। ये धरना, प्रदर्शन, लाठी, जेल सब देखा हुआ है। उसका भी एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है, कि हम एक शहर को घेर कर बैठ जाएंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे, कुछ नहीं आने जाने देंगे, जनता को पूरा हम एक प्रकार से असुविधा से त्रस्त कर देंगे। ये ठीक नहीं है। मैंने ये बात कही थी। अब बंगाल में तो जो हो रहा है, आपने बंगाल की बात की। देखिए, जयपुर की समस्या दूसरी है। वहां कांग्रेस के अंदर की बहुत समस्या है, जो आप देख रही हैं। आज भी अखबार भरे पड़े हैं कि सचिन पायलट को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। छोड़ दीजिए उनकी बात। लेकिन बंगाल में नया हो रहा है क्या? अगर हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं वहां प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। वहां अमित शाह के हेलीकॉप्टर को, योगी जी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलता है। छोड़िए ऑर्डिनरी बातें, प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग पर क्या परेशानी हुई आपने बहुत दिखाया है। तो वहां आम कार्यकर्ता की कौन बात कहे? लेकिन हां, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के अत्याचार के खिलाफ, और अगले चुनाव में जीतेंगे बंगाल, ये हमारा पूरा विश्वास है। रविशंकर जी, धन्यवाद। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द समाधान इस पूरे मामले का निकले। किसान संगठन जितने भी अपनी मांगों को रख रहे हैं, देखना है कि किस तरीके से उनकी मांगों को सरकार या तो पूरा करती है या उन्हें समझा पाती है कि नहीं आपके हित में ही है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।